हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रानू की डिजिटल लाइब्रेरी। कैसे हो आप सभी? आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। आज हम सुनेंगे अमरकांत जी की लिखित कहानी डिप्टी कलेक्टरी। तो आइए शुरू करते हैं आज की कहानी। इस कहानी की शुरुआत में मैं आपको पहले कहानी के पात्रों का परिचय दे देती हूँ ताकि कहानी को समझने में आसानी होगी। सबसे पहले पात्र हैं शकलदीप बाबू, जो कि इस कहानी में पिता हैं। शकलदीप बाबू मुख्तार थे, लेकिन इधर 1.5-2 साल से मुख्तारी की गाड़ी उनके चलाए न चलती थी। बुढ़ौती के कारण अब उनकी आवाज में न वह तड़प रह गई थी, न शरीर में वह ताकत और न चाल में वह अकड़। इसलिए मुवक्किल उनके यहाँ कम ही पहुँचते थे, कुछ तो आकर भी भड़क जाते थे। इस हालत में वह राम का नाम लेकर कचहरी जाते, अक्सर कुछ पाते जिसमें 2 जून का चौका चूल्हा चल जाता। दूसरी पात्र हैं शकलदीप बाबू की पत्नी और नारायण या बबुआ की माता जी जमुना, जो कि गृहिणी है। इस कहानी में तीसरा मुख्य पात्र है नारायण या बबुआ, जो कि शकलदीप बाबू और जमुना का बड़ा लड़का है। नारायण घर में बबुआ के नाम से पुकारा जाता था। उसकी उम्र लगभग 24 वर्ष की थी। पिछले 3-4 साल से बहुत सी परीक्षाओं में बैठने के बावजूद उसको अब तक कोई नौकरी नहीं मिल सकी थी। 2 बार डिप्टी कलेक्टरी के इम्तिहान में भी बैठ चुका था, पर दुर्भाग्य अब एक अवसर उसे और मिलना था जिसको वह छोड़ना न चाहता था। और उसे विश्वास था कि चूंकि जगहें काफ़ी हैं और वह आपकी जी जान से परिश्रम करेगा, इसलिए बहुत संभव है कि वह ले लिया जाए। ये तो था कहानी के मुख्य पात्रों का परिचय। अब चलते हैं कहानी की ओर। शकलदीप बाबू सवेरे सवेरे दातुन कुल्ला करने के बाद अपने कमरे में बैठे ही थे कि जमुना ने एक तस्तरी में 2 जलेबियां नाश्ते के लिए सामने रख दी। वह बिना कुछ बोले जलपान करने लगे। जमुना पहले तो 1-8 मिनट चुप रही, फिर पति के मुख की ओर उड़ती नजर से देखने के बाद उसने बात छेड़ी। 2-3 दिन से बबुआ बहुत उदास रहते हैं। क्या? सिर उठाकर शकलदीप बाबू ने पूछा और उनकी भौहें तन गईं। जमुना ने व्यर्थ में मुस्कुराते हुए कहा, कल बोले इस साल डिप्टी कलेक्टरी की बहुत सी जगह हैं, पर बाबूजी से कहते डर लगता है। कह रहे थे 2-4 दिन में फीस भेजने की तारीख बीत जाएगी। जमुना की बात सुनकर वे एकदम बिगड़ गए। क्रोध से उनका मुंह विकृत हो गया और वे सिर को झटकते हुए बोले, मैं क्या करूं? मैं तो हैरान परेशान हो गया हूं। तुम लोग मेरी जान लेने पर तुले हुए हो। साफ साफ सुन लो, मैं 3 बार कहता हूँ, मुझसे नहीं होगा, मुझसे नहीं होगा, मुझसे नहीं होगा। जमुना कुछ न बोली, क्योंकि वह जानती थी कि पति का क्रोध करना स्वाभाविक है। शकलदीप बाबू 1-2 क्षण चुप रहे, फिर बोले, फिर इसकी क्या गारंटी है कि इस दफे बाबू साहब ले ही लिए जाएंगे? मामूली एजी ऑफिस की क्लर्की में तो पूछे नहीं गए, डिप्टी कलेक्टरी में कौन पूछेगा? आप में क्या खूबी है साहब कि आप डिप्टी कलेक्टर ही हो जाएंगे? 3rd क्लास बीए आप हैं, 24 घंटे मटर गश्ती आप करते हैं, दिन रात सिगरेट आप फूंकते हैं। आप में कौन से सुरखाब के पर लगे हैं जनाब? भाई समझ लो, तुम्हारे कर्म में नौकरी नहीं लिखी है। डिप्टी कलेक्टरी, सच पूछो तो डिप्टी कलेक्टरी के नाम से मुझे घृणा हो गई है। जमुना ने अब मृदु स्वर में उनके कथन का प्रतिवाद किया। ऐसी कुभाषा मुंह से नहीं निकालनी चाहिए। हमारे लड़के में दोष ही कौन सा है, लाखों में एक है। मेरा तो दिल कहता है इस बार बबुआ जरूर ले लिए जाएंगे। फिर माँ बाप का सुख तो उसने जाना ही नहीं। इतना भी नहीं होगा तो उसका दिल टूट जाएगा। यूं ही न मालूम क्यों हमेशा उदास रहता है। ठीक से खाता पीता नहीं, ठीक से बोलता नहीं, पहले की तरह गाता गुनगुनाता भी नहीं। न मालूम मेरे लड़के को क्या हो गया है। अंत में उसका गला भर आया और वह दूसरी ओर मुंह करके आंखों में आए आंसुओं को रोकने का प्रयास करने लगी। जमुना को
रोते देखकर शकल दीप बाबू आपे से बाहर हो गए। क्रोध तथा व्यंग से मुंह चढ़ाते हुए बोले, लड़का है तो लेकर चाटो, सारी खुरापात की जड़ तुम ही हो और कोई नहीं। तुम मुझे जिंदा रहने नहीं देना चाहती। जिस दिन मेरी जान निकलेगी तुम्हारी छाती ठंडी हो जाएगी। उन्होंने जमुना पर निर्दयता पूर्वक ऐसा जबरदस्त आरोप किया था जिसे वह सह न सकी और रोती हुई बोली, अच्छी बात है, अच्छी बात है। अगर मैं सारी खुराफात की जड़ हूँ तो मैं आज से कोई बात रुलाई के मारे वह आगे न बोल सकी और तेजी से कमरे से बाहर निकल गई। सकलदीप बाबू भी कुछ नहीं बोले, बल्कि वहीं बैठे रहे जैसे कुछ हुआ ही न हो। लगभग 15-20 मिनट तक वे उसी तरह बैठे रहे। फिर अचानक उठ खड़े हुए और बाहर निकल गए। पति की बात से जमुना के हृदय को इतना आघात पहुंचा था कि सकलदीप बाबू को बाहर जाते हुए उसने देखा, पर वह कुछ नहीं बोली। और 1 घंटे बाद भी जब सकलदीप बाबू बाहर से लौटे, उसके पास आकर खड़े हुए, तब भी वह कुछ न बोली, चुपचाप तरकारी काटती रही। शकलदीप बाबू ने हंस कर कहा, सुनती हो, यह 150 रुपये रख लो। करीब 100 रुपये बबुआ की फीस में लगेंगे और 50 रुपये अलग रख देना, कोई और काम आ पड़े। जमुना ने हाथ बढ़ाकर रुपए तो अवश्य ले लिए, पर अब भी कुछ नहीं बोली। लेकिन शकलदीप बाबू अत्यधिक प्रसन्न थे और उन्होंने उत्साहपूर्ण आवाज में कहा, 100 रुपये बबुआ को दे देना, आज ही फीस भेज दें। होंगे, जरूर होंगे, बबुआ डिप्टी कलेक्टर अवश्य होंगे। कोई कारण ही नहीं है कि वह न लिए जाएं। लड़के के जहन में कोई खराबी है थोड़े है। राम राम, नहीं, चिंता की कोई बात नहीं। नारायण जी इस बार भगवान की कृपा से डिप्टी कलेक्टर अवश्य होंगे। जमुना अब भी चुप रही और रुपए को रखने के लिए उठकर कमरे में चली गई। सकलदीप बाबू अपने कमरे की ओर लौट पड़े, पर कुछ दूर जाकर फिर घूम पड़े और जिस कमरे में जमुना गई थी उसके दरवाजे के सामने आकर खड़े हो गए। फिर बोले, गलती किसी की नहीं है, सारा दोष तो मेरा है। देखो ना, मैं बाप होकर कहता हूँ कि लड़का नाकाबिल है। नहीं नहीं, सारी खुरापात की जड़ मैं ही हूँ और कोई नहीं। 1-2 क्षण वे खड़े रहे, लेकिन तब भी जमुना ने कोई उत्तर न दिया, तो वे कमरे से बाहर चले गए। नारायण ने उसी दिन डिप्टी कलेक्टरी की फीस तथा फॉर्म भेज दिए। दूसरे दिन आदत के खिलाफत प्रातः ही सकलदीप बाबू की नींद उचट गई। वह हड़बड़ाकर आंखें मलते हुए उठ खड़े हुए और बाहर के उसारे में आकर चारों तरफ देखने लगे। घर के सभी लोग निद्रा में निमग्न थे, लेकिन बाहर के कमरे में धुंधली रोशनी आ रही थी। सकलदीप बाबू चौंक पड़े और पैरों को दबाए कमरे की ओर बढ़े। दरवाजे के पास पहुंचकर उन्होंने कमरे के अंदर झांका तो देखा उनका लड़का नारायण मेज पर रखी लैंटर्न के सामने सिर झुकाए ध्यानपूर्वक पढ़ रहा है। सकलदेव बाबू कुछ देर आश्चर्य से लड़के को देखते रहे, फिर वे चुपचाप धीरे से पीछे दबे पांव लौट गए और मुस्कुराते हुए आकाश की तरफ देखते रहे और धीरे से फुसफुसाए, चलो अच्छा ही है। फिर जब जमुना जागी तो चिंतातुर स्वर में कहने लगी, इतनी जल्दी उठ गए, स्नान भी कर लिया, इतना सवेरे तो कभी नहीं उठते थे। सकलदीप बाबू झेंप गए, झूठी हंसी हंसते हुए बोले, धीरे धीरे बोलो भाई, बबुआ पढ़ रहा है। जमुना बिगड़ गई, धीरे धीरे क्यों बोलूं, इसी लक्षण से पिछले साल बीमार हो गए थे। सकलदीप बाबू को आशंका हुई कि इस तरह बातचीत करने से तकरार बढ़ जाएगी, शोर शराबा होगा, इसलिए उन्होंने पत्नी की बात का कोई उत्तर नहीं दिया। वे पीछे घूमकर अपने कमरे में जाकर लैंटर्न से चुपचाप रामायण का पाठ करने लगे। पूजा समाप्त करके जब वे उठे तो उन्होंने प्रश्न किया, नारायण की अम्मा, आजकल तुम पूजा पाठ नहीं करती क्या? और थोड़ा झेंपकर मुस्कुराई। तो जमुना ने समझा कि वे व्यंग कर रहे हैं और उसने प्रत्युत्तर दिया, हम लोगों को पूजा पाठ से क्या मतलब, हमको तो नरक में ही जाना है, जिनको सड़क जाना हो वे ही करें। लो, बिगड़ गई,
सकलदीप बाबू ने मंद मुस्कुराते हुए झट से बोले, अरे मैं मजाक थोड़े कर रहा था। सुनते हैं सच्चे मन से ईश्वर की पूजा करने से सभी मनोरथ सिद्ध हो जाते हैं। जमुना ने कहा, तो इसमें दिखावा थोड़े होता है, मन में नाम ले लिया जाता है, सभी मनोरथ बन जाते हैं। सकलदीप बाबू ने कहा, ठीक है, बहुत अच्छी बात है, जरा और सवेरे उठकर नाम ले लिया करो। सुबह नहाने से तबीयत दिन भर साफ रहती है, कल से तुम भी शुरू कर दो। मैं तो अभागा था कि मेरी आंखें आज तक बंद रहीं। खैर कोई बात नहीं, अब भी कुछ नहीं बिगड़ा, कल से तुम भी सवेरे 4 बजे उठ जाना। उनको भय हुआ कि जमुना कहीं उनके प्रस्ताव का विरोध न करे, इसलिए वह लौट पड़े। पास आकर उन्होंने पत्नी से मुस्कुराते हुए पूछा, बबुआ के लिए नाश्ते का क्या इंतजाम करूं? जो रोज होता है वही होगा और क्या होगा, उदासीनता पूर्वक जमुना ने उत्तर दिया। ठीक है, लेकिन आज हलवा क्यों नहीं बना लेती? घर का बना बाहर से अच्छा होता है, और कुछ मेवे भी मंगवा लो। हलवे के लिए घी नहीं है, फिर इतने पैसे कहाँ हैं? जमुना ने मजबूरी जाहिर की। 50 रुपए तो बचे हैं ना, उसमें से खर्च करो। अन्न जल का शरीर लड़के को ठीक से खाने पीने को न मिलेगा तो वह इम्तिहान क्या देगा? रुपए की चिंता मत करो, मैं अभी जिंदा हूँ। इतना कहकर सकलदीप बाबू ठहाका लगाकर हंस पड़े। वहां से हटने के पूर्व पत्नी को यह भी हिदायत देते गए, एक बात और करो, तुम बच्चों को डांट कर कह देना कि बाहर के कमरे में जाकर बाजार न लगाएं, नहीं तो मार पड़ेगी। हाँ, पढ़ने में बाधा पहुंचेगी। दूसरी बात यह कि बबुआ से कह देना कि वह बाहर के कमरे में बैठकर इत्मीनान से पढ़े। शाम को जहाँ रोज वह पहले ही कचहरी से आ जाते थे, उस दिन देर से लौटे। उन्होंने पत्नी के हाथ में 4 रुपए तो दिए ही, साथ ही 2 सेब भी बढ़ा दिए। नारायण दिन भर पढ़ने लिखने के बाद टहलने गया हुआ था। सकलदीप बाबू जल्दी से कपड़े बदलकर हाथ में झाड़ू लेकर बाहर के कमरे में पहुंचे और उन्होंने धीरे धीरे कमरे को अच्छी तरह से झाड़ फूंक कर सारा साफ कर दिया। सारे मेज पोस्ट जोर जोर से झाड़ फटक कर सफाई की और उस पर बिछा दिया। अंत में नारायण की चारपाई पर पड़े बिछौने को खोलकर उसमें एक एक चीज को झाड़ फटकार कर यत्न पूर्वक बिछाने लगे। इतने में जमुना ने आकर कहा, कचहरी से आने के बाद यही सब काम रह गया है, बिछौना रोज बिछ ही जाता है, फिर क्यों लगे हो ये सब करने? तो सकलदीप बाबू ने कहा, अच्छा ठीक है, मैं अपनी तबीयत से कर रहा हूँ, कोई जबरदस्ती नहीं है। धीरे धीरे समय बीतता रहा और नारायण कठिन परिश्रम करता रहा। एक दिन जब पत्नी ने सकलदीप बाबू को खाना परोस दिया तो सकलदीप बाबू ने मुंह में गौर चुबाते हुए पूछा, बबुआ को मेवे दे दिए थे? जमुना को झपकी आ रही थी, लेकिन उसने पति की बात सुन ली थी। चौंक कर बोली, हाँ, बबुआ घूम कर आएंगे तो चुपके से दे दूंगी। डिप्टी कलेक्टरी की परीक्षा इलाहाबाद में होने वाली थी और वहां रवाना होने का दिन आ गया। इसी बीच नारायण ने इतना अधिक परिश्रम किया कि सभी आश्चर्यचकित थे। वह 18-19 घंटे तक पढ़ता था। उसकी पढ़ाई में कोई बाधा उपस्थित नहीं होने पाती, बस उसे पढ़ना था। उसका कमरा साफ मिलता, उसका बिछौना बिछा मिलता। दिमाग को ताजगी बनाए रखने के लिए नाश्ते में सवेरे हलवा, दूध तथा शाम को मेवा या फल दिए जाते थे। जिस दिन नारायण को इलाहाबाद जाना था, सकलदीप बाबू की छुट्टी थी। गाड़ी 9 बजे खुलती थी। जमुना तथा नारायण की पत्नी निर्मला ने सवेरे ही उठकर जल्दी से खाना बना लिया। नारायण ने खाना खाया और सबको प्रणाम करके स्टेशन को चल पड़ा। सकलदीप बाबू भी स्टेशन साथ गए। जब ट्रेन चलने लगी तो नारायण ने झट से पिताजी के पैर छुए। उन्होंने कहा, खुश रहो बेटा, भगवान तुम्हारी मनोकामना पूरी करे। नारायण बैठ गया। अब गाड़ी चलने ही वाली थी कि अचानक सकलदीप बाबू का दाहिना हाथ अपनी कोट की जेब में गया। उन्होंने जेब से कोई चीज लगभग बाहर निकाली और कुछ आगे बढ़े, लेकिन फिर न मालूम हुआ क्या सोचकर रुक गए। उनका चेहरा कुछ तमतमा सा गया और जल्दबाजी में वे इधर उधर देखने लगे। गाड़ी सीटी देकर चल पड़ी थी।
तो सकलदीप बाबू चौंक उठे। उन्होंने जेब से वह चीज निकाली और मुट्ठी में बांध ली और उसे नारायण को देने के लिए दौड़ पड़े। तो ऐसी क्या चीज थी वो जो नारायण बाबू से ले जाने से छूट गई थी, जिसे देने के लिए ट्रेन चलने के बाद भी सकलदीप बाबू ने दौड़ी लगा दी। जानने के लिए बने रहिए इस कहानी के अगले भाग में, जिसे मैं जल्द ही अपलोड करूंगी। अब तक की कहानी आपको कैसी लगी? अगर वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करें, अन्य लोगों के साथ शेयर करें और जो लोग मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं वे चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर क्लिक कर दें ताकि इस तरह की अन्य वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। धन्यवाद।